नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और रोजाना की तरह इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कल यानी कि 9 जून को 11 वर्ष पूरे हो गए और 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिना रही है तो दूसरी तरफ गैर बीजेपी दल जो है बीजेपी सरकार में जो कमियां रह गई उन सब चीज़ों को लगातार गिना रही है। आज हम लोग इस लाइव में यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो बीजेपी जिस तरीके से दावे कर रही है उसमें कितना सच्चाई है और विपक्ष खास करके झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर है, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल पांडे जी आज आपसे है, क्योंकि आप आज स्मृति ईरानी आई हुई थी और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सबसे पहले तो आप ये दर्शकों को बता दीजिए कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको लेकर के बीजेपी दावा कर रही है और उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, आपने क्या सवाल जवाब किया। देखिए, वो फर्स्ट डे से जो बीजेपी कर रही है जनधन खाता खोलना और उसके साथ अब जोड़ दिया गया है कि राजीव गांधी के उस बयान को कि अब भाई डीबीटी के माध्यम से इतना करोड़ रुपया डायरेक्ट खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं खा पाता। 1 रुपया का 1 रुपया जाता है, 85 पैसा कोई नहीं खाता। एनएच की संख्या और किलोमीटर और उनका बनने का रफ्तार वो दिखाया जा रहा है। एम्स की संख्या बताई जा रही है कि एम्स पहले 2014 तक कितना था, आज कितना है देश भर में। उसी तरीके से जो 5 किलो अनाज जो करोड़ों लोगों को मिल रहा है, 84 करोड़, तो उसका जिक्र है। इसके अलावा जब नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई अगर मानवता पे हमला करेगा तो अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि हम किस स्तर पे जाके किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा उनका जो है भव्य राम मंदिर, धारा 370, उसके अलावा ट्रिपल तलाक, उसके अलावा महाकाल लोक जो बना है, फिर कॉरिडोर जो बना गया है काशी विश्वनाथ का। इसके अलावा जो ग्रामीण जो कृषि बजट है उसको कैसे 5 गुना किया गया, कहाँ से शुरू करके। तो ये सब सारी उपलब्धियां बताई जा रही है कि करोड़ों लोगों के घर में बिजली और करोड़ों लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाया गया। तो ये सारी उपलब्धियां गिनाकर ये बताया जा रहा है। बीजेपी बहुत सारी चीज़ों में सरकारी आंकड़ा का आधार ले रही है और सरकारी आंकड़े पे ही आपसे बात करना चाहती है। और जो बीजेपी जहां लैग कर रही है कि परसेप्शन का खेल है। आप अगर सरकारी आंकड़ों में बताएंगे कि इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए हमारा कि पहले क्या था आज क्या है, मतलब महंगाई दर को इन्फ्लेशन रेट से पब्लिक वैसे नहीं जोड़ता। आम आदमी जोड़ता है कि सिलेंडर कैसे था पहले और आज कैसे है और बढ़ रहा है साल 2 साल, तो स्पीड क्या है बढ़ने का, जो उससे थोड़ा मतलब समझ अधिक रखता है। इसके अलावा जो बीजेपी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी, जैसे उनके सारे केंद्रीय नेता हर स्टेट में गए और सरकार की उपलब्धि गिनाई। स्मृति ईरानी को झारखंड का जिम्मा मिला। तो 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब बीजेपी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर जनता को वाकई तो आपका सवाल था ना कि भाई 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूरे देश भर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये तो आपने पूछा स्मृति ईरानी। बिल्कुल। क्या जवाब मिला आपको? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो इंटरेक्शन करते रहते हैं
पत्रकारों से, और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही काम है, कार्यकर्ता हो या मेरा हो या किसी का भी हो, सबका। तो इसके अलावा कि वो जो एहसास, फीलिंग पब्लिक के अंदर आना चाहिए, डिफरेंसेस, कि हाँ अब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया, तो वो एहसास के क्या लोगों को नहीं पता है या लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए बीजेपी रिकॉल करा रही है कि आपके जीवन में इतना कुछ परिवर्तन आया। तो इसी तरीके से बीजेपी अपना हर जगह पक्ष रख रही है, और बाकायदा बैनर पोस्टरों में वो सब आंकड़े कि अपराध में हमारा पहले ये था 1 साल में, अब इतना आ रहा है, पहले नक्सल प्रभावित जिले इतने थे देश में, अब नक्सल प्रभावित घट के इतने रह गए हैं। उसी तरीके से सब आंकड़ा कि पहले एम्स की संख्या ये थी, अब एम्स की संख्या ये है, इतने लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये सब सारी उपलब्धियों को बताया जा रहा है। लेकिन कई चीज़ें ट्रिक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि हम समृद्ध हो रहे हैं, हम शक्तिशाली हो रहे हैं, और केंद्र की सरकार को लगता है कि नहीं भाई 84-85 करोड़ लोगों को आज भी राशन की ज़रूरत है, मुफ्त राशन की, तो ये अपने आप में थोड़ा लगता है कि ग्राउस रूट नहीं, ये तो विपक्ष पूछ ही रहा है। इससे पहले कि जितेंद्र सर के पास जाएं, सवाल पूछें इनसे, आप ये बताइए कि नौकरी को लेकर के भी कोई दावा किया गया, चूंकि काफी लंबे वक्त तक स्मृति ईरानी उपलब्धियां गिना रही थी, कोई एक ऐसा दावा आंकड़ों के साथ, चूंकि काफी संख्या में युवा है पूरे भारत में, बड़ी आबादी है, और उनको सीधा कनेक्शन जो है वो नौकरी को लेकर के है, रोजगार को लेकर। बीजेपी से जब भी आप नौकरी की बात करेंगे तो वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, इसी पे बात करेंगे वो लोग। नहीं, वो आपके सवाल नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब वो ब्रीफ कर रही थी पत्रकारों को, वैसा तो अपने तरफ से जैसे राशन को लेकर के उन्होंने कहा, नहीं, नौकरी को लेकर उन्होंने कोई आंकड़ा पेश नहीं किया कि पहले बेरोजगारी इतनी थी, आज बेरोजगारी इतनी है, जो नियोजनालय में नियोजित हैं, जो मांग रहे हैं, उसके संख्या में कमी आई, ये सब कोई आंकड़ा बीजेपी ने अपने तरफ से नहीं पेश किया। मतलब नौकरी को छोड़ करके जो है, रोजगार को छोड़ करके ज्यादातर मुद्दों पे स्मृति ईरानी ने जो है नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। लेकिन दूसरा पहलू जो विपक्ष का है वो लगातार सवाल उठा रहा है। अगर सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर की, जिसपे बाकायदा पांडे जी ने भी जिक्र किया, या फिर बाकी अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की ही बात कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। विपक्ष इसके बाद का सवाल पूछ रहा है कि सेना को क्रेडिट देना, सेना के साथ रहना, देश के साथ रहना, ये तो पूरे देश ने किया, लेकिन जब इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश किया गया, सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम में, दोपहर में स्मृति ईरानी उपलब्धियां गिना रही थी और शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है कई तरीके के सवाल खड़ा किए, कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया है। सर, आप ये बताइए कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सवाल पूछ रहा है, एक तो औपचारिकता के तौर पे भी लोग देखते हैं कि भाई ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार है, 11 वर्ष पूरे हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी उपलब्धियां ही गिनाएंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर कांग्रेस का जो आरोप है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मतलब हम जो देख रहे हैं उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, आधा सच आधा झूठ वाली स्थिति है। जेएमएम कांग्रेस प्रतिपक्ष में होने के कारण सवाल खड़ा कर रहा है, और यह जायज भी है, सवाल खड़ा करना भी चाहिए, पर चूंकि भारतीय लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का मतलब कल्पना की गई है। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो जैसे कई क्षेत्रों में मोदी के जो पिछले 11 साल का कार्यकाल रहा उसमें अच्छा काम हुआ है, जैसे स्टार्टअप, इनोवेशन, रक्षा उपकरण, फाइटर प्लेन, और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का विषय हो, या रेल। लेकिन ये कौन सा हम पूरी बात कहेंगे तब आप उसको समीक्षा कर लेंगे। जैसे जनधन खाता से जोड़ा गया गरीबों का जो साहूकारों पर निर्भर थे वो बैंक, जनधन खाता मैक्सिमम बंद पड़े हुए हैं। हाँ है, लेकिन अधिकतर गरीब जो है सो बैंकों से एक मतलब जुड़ा हुआ है, अच्छी पहल। लेकिन अब जो हम आ रहे हैं उस पे जाइए। लेकिन कई क्षेत्रों में मोदी के जो 11 साल के कार्यकाल रहे वो मतलब सफल
सत्ता नहीं हासिल की है। जैसे इस देश का सबसे बड़ा कोढ़ भ्रष्टाचार रहा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में उस तरह का कोई प्रयास, गंभीर प्रयास, और उसका रिजल्ट मतलब उस रूप में नहीं दिखा। दूसरा जो आप तो बीजेपी तो ये बोलती है कि आप देखिए ईडी और सीबीआई दिन रात एक करके जो है हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने पे लगी हुई है। पहले ही बोल रहे हैं कि आधा सच और आधा झूठ वाली स्थिति दोनों सभी दलों की है। अब हम ये राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जा रहे हैं, मतलब हम जो समझ रहे हैं, जो जनता समझ रही है, वो हम जनता को बता रहे हैं। अब जैसे राज्यों के साथ भेदभाव का जो मामला है, ये समय समय पर दिखा है। अब तीसरा, आप जब ध्यान देंगे तो इस देश में शुरू से जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर जो बंटवारा का एक कोढ़ रहा है कि ये इसकी खाई और चौड़ी होती गई है, मतलब इसको गहरी वो होती गई। तो इसको जो कम करने के दिशा में मतलब अब पूरे देश को एक साथ लेके चलने की जो कोशिश होनी चाहिए, वो भारतीय लोकतंत्र में जो वोट की राजनीति है उसमें भाजपा भी उसी रास्ते पर चली है। फिर वो तो लगता तो ये है सर कि एक कदम और बीजेपी आगे बढ़ गई है। अब आप देखिए कि ये जो अब कपड़ा पहचान करके भी देखा जा रहा है, मान लिया जा रहा है कि कौन क्या है। प्रधानमंत्री पंचर बनाने वाला टाइप का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो भ्रष्टाचार वाली जो बात आप बोल रहे हैं सर, उसमें आप ये देखिए कि अजीत पवार आज डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। एक वक्त था कि 5 दिन पहले प्रधानमंत्री उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित किए और 5 दिन के बाद जो है उनको फूल का माला पहना दिए, अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जैसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचारी वही है जो अगले के खिलाफ है। नहीं, लड़ाई की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप उसको कंट्रोल और सीमित करने के दिशा में कोई ऐसा मतलब मैंने आप बोल रहे हैं माइक्रो लेवल का जो भ्रष्टाचार है, नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब हाँ। किसी भी स्तर का जो भ्रष्टाचार है। देखिए, इस देश का 2-3 कोड है, एक क्वालिटी निर्माण और दूसरा भ्रष्टाचार। तो जैसे हम जल नल की भी बात भाजपा कर रही है, जो हम 12 करोड़ घरों में पहुंचा दिए, 18 करोड़ घरों में पहुंचा दिए, इतना करोड़ लोगों को हम आवास दे दिए, लेकिन उसका जो मॉनिटरिंग और क्वालिटी मतलब निर्माण जो होना चाहिए, मतलब जल जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं आदमी के मतलब घरों तक, और शुद्ध जल मिल रहा है, पीने योग्य है या नहीं है, मतलब इस पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं हो सका। हालांकि इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार के दौरान की ही गलतियां नहीं है। आप शुरू से देखिए तो जो भी लाखों योजनाएं आज तक बनी है इस देश में, वो योजनाओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है कि बहुत ही शानदार योजना है। अब उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है, आप कुल मिलाकर के उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब जो कि जल नल खराब योजना नहीं है, शौचालय देने वाली भी योजना बहुत शानदार रही। एक बड़ा तबका पर्दे में आया, महिलाओं को लेकर के जो बातचीत की जा रही है वो भी हुआ है। तो इसमें कोई दिगर बात नहीं है कि वो शानदार निर्णय नहीं रहा। जनधन भी अच्छा योजना रहा। बिल्कुल है। जैसे ये अगर शुरू आप बोल रहे हैं जो पहले से इस तरह की योजनाएं बनी और उसका लाभ नहीं मिला, जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसा ही यहाँ तक पहुँचता है। तो जो गड़बड़ियाँ रही है, आप अगर सत्ता में आते हैं तो उन खामियों को दूर करके आप तब ऊपर जा सकते हैं, मतलब आप अपनी उपलब्धि को बेहतर बता सकते हैं। तो इन मुद्दों पर मोदी सरकार के कार्यकाल में उस तरह का लाभ नहीं मिला है जितना उम्मीद था। मतलब कि राजीव गांधी यह कबूल कर लिए, अभी की सरकारें अब कबूल नहीं कर रही है कि भ्रष्टाचार हो। ये जो आप बातचीत उपलब्धियों में जो बता रहे थे सर कि ये जो वैश्विक तौर पे जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अभी देखिए कि इस एक लाइन पे पिछले 1-1.5 महीने से जो है चर्चा हो रही है। और चर्चा के पीछे की वजह पहलगांव में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई और उसके बाद हम लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया हमारे देश के सेना ने, अब उस दौरान जो दूसरे कंट्री हैं जिस पे हम लोगों को ट्रस्ट था, हमारे कंट्री का लंबे समय से रिश्ता रहा, एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। अभी G7 की बैठक को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़ा हुए। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री को वहां आमंत्रित किया गया है। तो आप देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके
साथ भारत का जो पड़ोसी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान से तो खैर है ही खराब सिचुएशन, चाइना से, भूटान से, सारे लोगों से तो आपका रिश्ता खराब हो रहा है। अमेरिका से एक तस्वीर आज ही पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि कैसे एक भारतीय स्टूडेंट को जो है अमेरिकी एयरपोर्ट पे नाक रगड़वा दिया गया। देखिए हमारे भारतीयों को कैसे हथकड़ी पहना करके यहाँ भेजा, डिपोर्ट किया गया। तो रिश्तों की बात और वैश्विक तौर पे प्रतिष्ठा, मतलब पीआर में तो ठीक लगता है सर, इमेज मेकिंग में, मीडिया में ढोल नगाड़ा बज रहा है, आपके हिसाब से खबरें प्लांट हो जा रही है। देखिए 2-3 चीजें हुई है, और जो पहलगाम की बात आप कर रहे हैं, पहलगाम और पाकिस्तान के जो युद्ध की स्थिति बनी थी, उस समय भारत का जो विदेशी पॉलिटिक्स था वो बिल्कुल नाकाम रहा है। और इसको कहने में हम लोग पहले भी लाइव में इसकी चर्चा की है। न हमको रूस ने साथ दिया, न हमको अमेरिका ने साथ दिया। चीन अमेरिका ने तो भाग्य पिटवा दिया। हाँ, मतलब छीछा लेदर जिसको बोलते हैं वो करा दिया। अमेरिका टोटल क्रेडिट लेके चला गया, मतलब, और हमको औकात में बता दिया। तो उस मुद्दे पर तो रहा, लेकिन जैसे आप यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, रूस से सस्ते दर पर तेल का आयात करके भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार को मतलब बढ़ाना, या आप देखिएगा जो फाइटर प्लेन और रक्षा उपकरण के मामले में देखिए विश्व के वही देश आज मतलब विकसित देशों की सूची में आते हैं जो फाइटर प्लेन हो और मतलब रक्षा उपकरण दूसरे देशों को बेचते हैं, बेवकूफ बना के हो, चाहे जिस तरह से। रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है। तो भारत इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। अब आप देखिएगा आज़ादी के 75 साल में हमारे देश में एक चिप का निर्माण नहीं हो रहा था, हो रहा है अभी भी हम कहेंगे, और चिप पर ही दुनिया अब नाचने वाली है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा एक आध सप्ताह पहले ही बोला है कि भाई हम लोग सारा का सारा चीज तो बाहर से कर, तो वही मेरा कहना है कि अब चिप पर पूरा दुनिया नाचने वाली है और भारत में कोई चिप का, तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो उस दिशा में देश आगे बढ़ा है, लेकिन जो कई चीजें हैं उस पर अभी प्रधानमंत्री को खुद भी सोचना होगा और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है उसका जवाब देना होगा। नहीं, ये तो ठीक है कि विपक्ष के सवालों को जवाब देना होगा, हालांकि जवाब कोई देता नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी दूसरे दल की सरकार हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है कि घंटे भर उपलब्धियां गिनाने के दौरान जो है एक शब्द भी नौकरी को लेकर के बातचीत नहीं किया जाना, क्या मतलब अब यह मान लिया जाना चाहिए कि नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा आप उम्मीद में मत रहिए, या फिर ये वैसा विषय नहीं है जिस पे चर्चा भी किया जाए? देखिए नौकरी का जो विषय है वो युवाओं को बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और राज्य की सरकारें भी कर रही हैं। जो राज्य की सरकारें भी चुनाव के समय में जो घोषणा करती है वो पूरा नहीं होता है। तो और मोदी सरकार का एक निगेटिव मानिए या पॉजिटिव जो भी उसको मान लीजिए, सरकारी कर्मचारी मोदी की सरकार से बहुत खुश नहीं रहते हैं। तो आमतौर पर बीजेपी की सरकार से ही उसके कारण भी हम गिना दे रहे हैं। अब जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम बंद के न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गया, इससे जो सरकारी कर्मचारी है वो मतलब भाजपा की सरकार को कर्मचारी विरोधी मानसिकता के मानते हैं। मतलब इनसे ठीक है, तो जो कर्मचारी हैं वो भले ही नाउमीदी में रहें, लेकिन जो यूथ है जो झंडा लेकर के नारा लगा रहा है उसको तो उम्मीद है। और चूंकि आज हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ पहल किया है और उसकी जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई है, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, उस पर अब हम पॉलिटिकल जो देखिए, पॉलिटिकल जो उपलब्धियां गिनाई जाती है, अब पॉलिटिकली जो किसी चीज की निंदा की जाती है, दोनों पर अब जनता धीरे धीरे समझने लगी है। इसलिए अब हम लोग बताएंगे तब जनता समझेगी। हमको लगता है जनता ज्यादा अब समझ रही है कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। इसीलिए हम पहले ही बोले जब दलीय राजनीति में
आधा सच और आधा झूठ वाली स्थिति बनी हुई है देश में। मतलब या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अपने अपने हिस्से का सच या फिर फायदे का सच जो है बोला जाता है। अभी देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार तो हालांकि बार बार सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं वो यह दोहरा रहे थे कि भाजपा तो अकेले बहुमत में है नहीं और ये जो एनडीए है वो नेशनल डिजास्टर अलायंस हो गया है। और वो ये बोल रहे थे कि 11 साल में 111 ऐसा कारण बन गया है जिससे देश का प्रगति ही रुक गया है। देखिए जितेंद्र जी ने सही कहा कि सब अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। विपक्ष भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरजेवाला से शुरू कीजिए और सुप्रियो तक आ जाइए, स्पेसिफिक हर योजनाओं पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो क्या कहते हैं, तानाशाही, द्वेष, आपस में लड़ाना, और ये सब बीजेपी को भाता है। आप बीजेपी की अपनी पीछ है। हाँ, आप इस पीछ पे आके खेलिए। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास वैसा नहीं रहा है जो सवाल कर सके। जैसे सर ने कहा ना कि लोकतंत्र में क्वांटिटी मायने रख रहा है कि इतना घर तक नल पहुंचा दिए पानी। अरे पानी का क्वालिटी पीने लायक है कि नहीं, इस पे बात करनी। ये तो अभी बहुत दूर है, हम लोग 50 साल बाद करेंगे। हम मुझे लगता है कि ये भी एक स्टेप क्या, ये भी 10 स्टेप आगे की बात हम लोग कर लेते हैं, या फिर जो बंद कमरों में बैठ करके जो बातचीत होती है। अरे वो व्यक्ति जिसके घर में पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, अब आप पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई उसको प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। शुद्ध पेयजल के नाम पे अगर पीने लायक भी पानी पहुंच जा रहा है तो ये उपलब्धि है। गांव देहात में आप पहुंच जाइए, दूसरे इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में। इसी वजह से तो स्पेसिफिक ब्लेम नहीं लग रहा है ना। आप पूरा कांग्रेस का उठा के पढ़ लीजिए, जेएमएम का उठा के पढ़ लीजिए विज्ञप्ति, आपको कभी लगेगा कि मोदी को स्पेसिफिक किसी योजना के लिए कलंकित किया गया हो या उन पे सवाल खड़े किए गए हों। जीएसटी, नोटबंदी, क्या हुआ हर्ष? अब उस पर डिस्कशन करने का क्या? दूसरी बात, आप जब भी एक रोजगार का मुद्दा है, नौकरी, सरकारी नौकरी का मुद्दा, आज जैसे ही रोजगार का आप बात करते हैं, बीजेपी क्या कहती है कि 14 से पहले 10 साल 11 साल का पीएफ उठा के देख लीजिए, कितने आदमी भारत में पीएफ उनको मिल रहा था, और आज उठा के देख लीजिए पीएफ का क्या है। तो अब आप समझिए इस बात को कि जो सड़क में मजदूर है उसको भी पीएफ सरकार के नए पॉलिसी के अंदर है कि भाई उनको देना है। तो वो संख्या तो बढ़ गया, पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा क्या? दूसरी बात, आज जो सरकार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कम्युनिकेशन पे, सड़क हो, टेलीफोन हो, या जिस चीज पे, तो वहां पूछना चाहिए कि जो सरकार इतना पूंजी इन्वेस्ट कर रही है वहां वाकई में रिक्वायर्ड है या नहीं है, या हम ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का फरवरी 2025 का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या है कि भारत के 50% से अधिक लोग इस बात को मानते हैं कि उनके लिए दैनिक खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो राशन मिल ही रहा है ना। राशन दैनिक खर्च में सिर्फ नहीं आता, एक उसका अंग है। अरे जी लेगा ना आदमी। 84 करोड़, समझ रहे, 140 करोड़ में से 84 करोड़ को खाना खिला रही है मोदी सरकार। यही तो पिछले उसके बाद फिर आप मत सोचिए बाकी तो एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, स्वास्थ्य ठीक है, व्यवस्था का क्या हाल है। अब वो गिनाएंगे तो वो शुरू कहाँ से करेंगे कि पहले एमबीबीएस के कितने छात्र निकलते थे, सीटें कितने थी भारत में, आज कितनी है? पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितनी है? मेरा ये कहना है तो आज पॉपुलेशन कितना है ये भी तो बताना चाहिए। तो पूरा 11 साल का स्पीड देखिए ना। आप 60 साल में अगर 4 एम्स बनाते और हम 11 साल में इसको 14 कर देते तो स्पीड में तो आप बात कीजिएगा, इसी को बोलते हैं बाबा। तो एम्स और रिम्स में कोई अंतर रह गया है? तो मैंने एम्स नाम रख दिया। यही क्वालिटी पे नहीं बात हो रही है ना। क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि हमारा जो सवाल करने वाला पक्ष है वो भी क्वालिटी पे बात इसलिए नहीं हो रही है कि ये जो सुनने वाले लोग हैं इनमें से मैक्सिमम कोई बीजेपी के होंगे ऑलरेडी फिक्स्ड, कोई जेएमएम के होंगे, कोई कांग्रेस के होंगे। तो आदमी तो खुद के लिए अब रह नहीं गया है, बंट गया है एकदम। नागरिक के तौर पे अपने लिए तो कुछ सोचना है नहीं। तो ये लोग भी अपने हिस्से का बात कर रहा है, अपने अपने लोगों की बात कर रहा है। जब झंडा उठाना होगा, वोट देना होगा तो सब लोग देगा। तो अभी 11 साल का जश्न मन रहा है, बाद बाकी हम लोग बैठ करके यहाँ पे बातचीत करते रहे, कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं किसी को भी। नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है लेकिन समय लगता है।
फर्क कैसे नहीं पड़ता है, हर आदमी हर चीज को समझता है। फर्क पड़ता भी है, फर्क पड़ा भी है, लेकिन वो व्यापकता में उस हिसाब से बातचीत नहीं हो पाती है ना। देखिए राजनीति, भारत की राजनीति, एक तो यहाँ जिस तरह का हर राज्य का अलग आवश्यकता है, जाति धर्म सैकड़ों मतलब उपजातियां और सबको समेट के चलने में जो इस देश का हश्र हुआ है, उस पर वो एक अलग विषय है चर्चा का। और राजनीति को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो जीएसटी को ले लीजिए और जातीय जनगणना को ले लीजिए, तो भाजपा इसका बहुत विरोध करती थी, लेकिन समय आने पर यू टर्न ले ली। तो क्या कौन क्या बोल रहा है या कब कौन दल बाद में यू टर्न ले लेगा, यही भारत की राजनीति है। अच्छी बात आपने कही सर। और इसको मैं ऐसे देखता हूं कि आप ये देखिए कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी और वही बीजेपी जो है जातीय जनगणना के समर्थन में जो है नरेंद्र मोदी की ही कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, तो ये किस परिस्थितियों में होता है? ये वैसी परिस्थितियों में होता है कि जब जनता एकजुटता दिखाती है, लेकिन जनता अपने लिए नहीं लड़ पाती है। जो असल मुद्दे हैं, जो उनसे कनेक्ट करने वाला चीज, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, नौकरी का हो, महंगाई का हो, उस पर अगर इस तरीके की एकरूपता दिखे तो सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां तो फैसला अपना पलटती भी हैं, वापस भी लेती है। देखिए मोदी सरकार हो या हेमंत सरकार हो, मेरा एक ही सवाल सरकारों से है, और वो ये है कि मोदी सरकार अगर अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और दूसरी सरकार गिना रही है, तो 83 करोड़ गरीब की संख्या क्यों नहीं घट रही है? नहीं, हाँ ठीक है, आपका भी संख्या कमी मतलब जब विकास हो रहा है घटी है, लेकिन राशन देना पड़ रहा है, कैसा मतलब घट जा रहा है, क्या मतलब तरीका है? बीजेपी का ये तर्क है कि गरीब, हम किसान से अनाज खरीदते हैं सरकार, उसको बांटेंगे किस में? तो हम सिर्फ गरीबों को नहीं बता रहे हैं, उनके एक खर्च है, मान लीजिए 100 चीजों में वो खर्च करते हैं, तो एक खर्च का वहन हम कर रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ बीपीएल कैटेगरी नहीं, 72,000 से जिसका सालाना आय कम है वो, अभी तो वो बोल रहे हैं 4.5 करोड़ कितना करोड़ लोग बीपीएल सूची से बाहर हो गए। सरकारी आंकड़ा है, आप देख लीजिए, जैसे पहले होता था आज भी है। तो इतने लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ये देखिए, ये छोड़िए, अब ये देश इतना परिपक्व हो गया है, जिस दिन एक बच्चा अपने माँ के गर्भ धारण करता है, सरकार की योजना वहां से शुरू होती है और शमशान घाट तक या शमशान के बाद तक की योजना है, योजना बनी हुई है। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब उसमें क्या है कि आप कितना प्रतिशत लाभान्वित होते हैं या कितना। भारत में मात्र अब तक एक ही योजना जो 100% सफल हुई है, वो है पोलियो ड्रॉप अभियान। क्यों? क्योंकि उसमें माँ जुड़ी हुई थी। माँ को लगा कि हम पहाड़ पे भी जो माँ है कि बच्चा को मेरा पोलियो नहीं होना चाहिए, उतर के। तो जिस योजना में जन भागीदारी नहीं होगी, जिसमें सर्वाधिक लोग नहीं जुटेंगे और उसको अपने अनुसार से पॉलिटिकल पार्टी लोगों को जुड़वाती है या घटाती है। अब आपको मैं बता देता हूं एक एग्जांपल। हेमंत जी ने यहाँ मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, पता था किसको मिलने वाला है। सरकार को जरूरत नहीं पड़ा जाके घर घर फॉर्म भरवाने का, एक क्लिक पे, एक रिफ्रेश में हर बार 10,000 लोग फॉर्म भर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां उनका इंटरेस्ट था। तो सरकार को वैसी भी योजनाओं का अब चयन करना चाहिए जो वाकई में कहाँ तक जा रहे हैं। अब जैसे सरकार हमेशा, हम लोग भाई यहाँ नए MSME का डाटा निकाल के देख लीजिए, मुद्रा लोन का डाटा निकाल के देख लीजिए। तो मुद्रा लोन किनको दिया गया? MSME में जो फंड आए, अगर उनको लोन मिल रहा है तो वो किसको मिल रहा है? एंटरप्रेन्योर को। तो वहां रोजगार सृजन हो रहा है। इस तरीके से तर्क और सरकारी उलझन। मेरा ये कहना है कि योजना और भावना दोनों अलग अलग चीज है। मोदी जी की आने के बाद से बीजेपी को ये पता है कि योजना क्या करनी है और भावना किधर लेके जानी, और इसमें वो सफल है। इसी वजह से वो 11 साल पूरा किए। और यही, चलिए, वो जब तक जीत रहे हैं तब तक जीत को ही सफल माना जाता है और समाज उसको इसी तरीके से देखते हैं। एक आखिरी सवाल है, और वो सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे से जुड़ा हुआ है। जेएमएम ने दावा ये किया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 2026 के बाद कभी भी देश जो है मध्यावधि चुनाव में जा सकता है। ये सिर्फ एक ऐसे ही कह देने वाली बात है, या फिर ये जो चुनावी परिणाम आए और जो आंकड़े बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, 400 पार का नारा था लेकिन वो बहुमत के करीब रह करके पीछे ही रह गए, बहुमत पार नहीं कर पाए बीजेपी अकेले, एनडीए की सरकार है। इस दावे में कुछ दम है या फिर ऐसे ही पॉलिटिकली एक बयान दे दिया गया? देखिए, ये इस दावे का कोई अभी आधार नहीं है। एक पॉलिटिकल सर्किल में इस तरह की चर्चा होने लगी है, जो 2027 तक जातीय जनगणना हो जाएगा, देश का जनगणना हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है तो मोदी इस्तीफा दे दे और मध्यावधि चुनाव की नए सिरे से पूरे देश में मध्यावधि चुनाव कराया जा सकता है, जो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी का एक पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। तो एक चर्चा इस तरह की हो रही है, लेकिन इसका अभी कोई आधार नहीं। मतलब इतना त्याग मतलब नेताओं से तो नहीं दिखता है। अगर मोदी जी कुछ कमाल कर दें तो अलग बात है कि भाई अब 75 वर्ष भी हो गया है, ये सब काम भी कर लिए, ये सब संभव है? कल गॉसिप है। आधार एक है बिहार चुनाव। नीतीश कुमार के मदद से एनडीए की सरकार अभी केंद्र में है, और नीतीश कुमार के जो हालिया आचरण और जो शारीरिक और मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इतनी बार पाली बदली है, और अगर इस बार किसी वजह से बिहार में सरकार नहीं बनी और नीतीश जी सीएम नहीं बने, तो हो सकता है कि वो कई सवाल खड़े कर देंगे केंद्र की योजनाओं पर और सरकार पर, और वहां से फिर वो विड्रॉ हो जाएंगे। ये एक आधार बनाया जा रहा है, मतलब चर्चा की वजह बन रही है। हाँ, लेकिन ये सब पॉलिटिकल गॉसिप है, इस तरीके की चर्चाएं चलती रही। चलिए, पॉलिटिकल गॉसिप है, हम लोग भी बातचीत ही कर रहे हैं। आप लोग तय कीजिए कि ये जो उपलब्धियां गिनाई जा रही है पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसका बेनिफिट्स कितना जो है आप तक पहुंच पाया है। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।